हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर टीचर पूजा जैन और आज हम बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स में सेकेंड पार्ट। इसके पहले मैंने मार्च मंथ के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने एबल प्राइज, प्रिज्गर प्राइज, सरस्वती सम्मान सब कुछ डिस्कस किया है। बुक्स एंड ऑबिचुरीज ये वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं नेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, कोई न्यू स्कीम लॉन्च की गई हो या पुरानी स्कीम है जिसमें कुछ इंक्लूजन किया हो या एक्सटेंशन दिया हो, वो हम देखने वाले हैं। एंड जीआई टैग्स, आपको तो पता है अप्रैल मंथ में 60 से ज्यादा प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो मार्च मंथ में वो कौन कौन से प्रोडक्ट थे जिनको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर? तो आई थिंक टॉपिक क्या है आज के वीडियो का वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये वीडियो किसके लिए है। तो ये सभी एग्जाम्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, आपका यूपीएससी एग्जाम, अगर आप आईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये यूजफुल रहने वाला है। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम जीआई टैग से, देन हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स पे और उसके बाद रिमेनिंग नेशनल न्यूज को हम कवर करेंगे। सो जीआई टैग में फर्स्ट नंबर पे है कटक का सिल्वर फिलिग्री। इसे जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं चांदी तरकाशी। तरकाशी जो शब्द है बेसिकली दो शब्दों का एक कॉम्बिनेशन है, तार मतलब वायर, कशी मतलब डिजाइन। तो तार की बनी हुई डिजाइन, वो भी कौन सा तार? चांदी मतलब सिल्वर का तार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कटक का प्रोडक्ट है, उड़ीसा का प्रोडक्ट है जिसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा का ट्रेडिशनल अटायर है जो कि त्रिपुरा की महिलाएं इसे पहनती हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में। इसका नाम है रीशा और इसको भी जीआई सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन हमें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह के द्वारा बताई गई है। कुछ दिन पहले त्रिपुरा के पाइनएप्पल को भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। नेक्स्ट है बंगलार मुस्लिन। बंगलार मुस्लिन को भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है और एक ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट है जो कि कॉटन से तैयार किया जाता है, ठीक है, और ये बंगाल से बिलोंग करता है। इसे भी बंगलार मुस्लिन को भी जीआई सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के कॉटन प्लांट जो कि आपको ब्रह्मपुत्र रिवर और उसके पूरे स्ट्रेच में देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है फूटी कर्पस, इसके द्वारा ही इसे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और प्रोडक्ट है, जैसे कि नेक्स्ट है नरसापुर क्रोसेट लेस। यहाँ पर ये लेसेस का वर्क देख रहे हैं, क्रोसेट का वर्क इसे कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से है और यहाँ पर इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है कच्छ रोगन क्राफ्ट। ये कच्छ के रोगन क्राफ्ट है, आप देख पा रहे हैं, और ये लगभग 400 साल पुराने हैं जो कि पर्शिया से भारत में आए हुए थे। और कच्छ एरिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, खत्री कम्युनिटी गुजरात में, वो इसका काम करती है, तो इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है ये रतलाम के गार्लिक या लहसुन है, इन्हें भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये हैदराबाद के लाख से बने हुए बैंगल्स हैं, इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। और यहाँ पर ये अंबाजी व्हाइट मार्बल है जो कि गुजरात से है और इन्हें भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये कुछ हमारे जीआई प्रोडक्ट थे। अब बात करेंगे आसाम स्टेट से। आसाम स्टेट में ये जो माजुली मास्क है आसाम के, इन्हें जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। आसाम का एक ट्रेडिशनल ड्रामा है जिसका नाम है भवोना, और भवोना में बेसिकली लोग इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ आसाम, तो यहाँ पर कई सारी पेंटिंग है जिसमें रामायण, महाभारत, भगवत पुराण के पिक्चर्स, आपको एपिक्स देखने को मिलते हैं। तो इससे मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये सारे प्रोडक्ट है जो कि मार्च से हैं और इन्हें जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम एंड नेशनल न्यूज। डिस्कशन से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द पीडीएफ, ठीक है। तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो देखिए हमारा डेली करंट अफेयर्स भी होता है 8 AM पर। इसके अलावा हमारी हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने एसएससी सीजीएल 2022 के सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन विद डिटेल एनालिसिस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल 2023 के भी कुछ क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी पीडीएफ और ये जो मंथली कंपाइलेशन की पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। और टेलीग्राम आपको देखने को मिल जाएगा पूजा जैन CA 247 या फिर पूजा जैन करंट अफेयर्स आप सर्च कीजिएगा तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे।
डन। वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे और रिप्लाई भी हमेशा की तरह मैं वहीं पर दे दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे। पहली स्कीम है पीएम किसान। तो पीएम किसान का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी जब IBACIO का पेपर हुआ था ना, तो काफी सारे आप क्वेश्चंस देखोगे जो कि स्कीम के फुल फॉर्म से थे या फिर कब उन्हें लॉन्च किया गया, लॉन्चिंग ईयर से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे। तो हम इसे फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। तो आप देखेंगे पीएम किसान का मतलब होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और इसे लॉन्च किया गया था 24 Feb 2019 को। किसने लॉन्च किया था? तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है और 100% फंडिंग इसको दी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको 6,000 रुपए साल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके अकाउंट में 3 इंस्टॉलमेंट में भेजे जाते हैं। क्लियर? ये होती है आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इसकी 16वें नंबर की 16th नंबर की इंस्टॉलमेंट रिसेंटली महाराष्ट्र से फार्मर्स के अकाउंट में भेजी गई है, लगभग 21,000 करोड़ रुपीस की। डन। नेक्स्ट है मनरेगा। इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि मनरेगा स्कीम के जो गोल है या टारगेट है वो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। बेसिकली मनरेगा स्कीम में 100 डेज का गारंटी आपको रोजगार दिया जाता है और अगर आप किसी को रोजगार दोगे तो आप उसे पैसा भी दोगे। मतलब आपने उसकी गरीबी को एक तरीके से दूर करने की कोशिश की, गरीबी खत्म हो रही है, मतलब आपके पास खाने के लिए भी पैसा आ रहा है, मतलब एक तरीके से आप हंगर को भी एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे जो 100 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है वो मेल को भी दिया जा रहा है और फीमेल को भी दिया जा रहा है, मतलब आप जेंडर इक्वलिटी की तरफ भी फोकस कर रहे हो। तो हमारी जो मनरेगा स्कीम है ना, आप कह सकते हो कि एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसकी डायरेक्शन में ही काम कर रही है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्कीम है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मनरेगा में मेहनताना या मिनिमम मजदूरी दी जाती है ना, उसको रिवाइज कर दिया है, ठीक है। लगभग 3% से लेकर 10% तक यहाँ पर हाइक देखा गया है, इंक्रीमेंट देखा गया है अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज वेजेस अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और यहाँ पर जो हाइक है वो 3 से लेकर 10% तक है अलग अलग स्टेट में। क्लियर है इतनी चीजें? अब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा हाइक है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में आप देख पाएंगे कि गोवा में 10.56% इंक्रीमेंट या हाइक देखा गया है और अगर रुपए में बात करें तो लगभग 34 रुपए 34 रुपीज हाइक किया गया है गोवा में। तो गोवा में पहले मनरेगा के अंदर जो लेबरर काम करते थे उनको एक दिन का जो रुपया दिया जाता था वो 322 रुपीज पर डे था, अब ये इंक्रीज होकर 356 रुपी पर डे हो गया है। तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आप देखेंगे परसेंटेज वाइज कहां पर हुआ है, तो आंसर हो जाएगा गोवा में हुआ है। गोवा के अलावा कुछ और ऐसे स्टेट है जिसमें 10% से ज्यादा इंक्रीमेंट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है। गोवा के बाद यहाँ देखेंगे कर्नाटका, फिर आपका मध्य प्रदेश में भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, तेलंगाना स्टेट। तो ये कुछ राज्य है जहां पर आपको 10% से ज्यादा या 10% आपको हाइक देखने को मिला है। अब मिनिमम हाइक कहां पर हुआ है? तो मिनिमम हाइक आपको देखने को मिलेगा, देखो आसाम में 2.9% और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी 3%। तो आसाम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगभग 3% का ही हाइक देखने को मिला है जो कि मिनिमम है। डन इतनी चीजें? डन। अब सबसे ज्यादा वेजेस कहां पर दिए जाते हैं? ये तो हमने हाइक की बात कर ली, सारे राज्यों में कुछ ना कुछ परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ। सारे राज्यों में वृद्धि होने के बाद वो कौन सा राज्य है जहां के मजदूरों को सबसे ज्यादा मनरेगा के अंदर आपको मजदूरी दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में देखिए 374 रुपीज पर डे दिया जाता है। तो हरियाणा फर्स्ट नंबर पे और हरियाणा के बाद सेकेंड गोवा है जहां पे 356 रुपीज पर डे आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया सबसे ज्यादा। अब सबसे कम कहां पर है? हाइक होने के बाद, इंक्रीमेंट होने के बाद सबसे कम कहां पर है? देखिए लिस्ट आपके सामने है, दिख रहा है कोई राज्य ऐसा जहां पे सबसे कम है? हाँ जी, मेंशन नहीं है इसमें। चलो हम देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे 234 रुपीज पर डे, जो कि बहुत कम है।
क्लियर है? अब कौन डिसाइड करता है ये कि वृद्धि होनी है, कितनी वृद्धि होनी है? तो ये डिसाइड किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरल के द्वारा। ये मतलब CPI-AL इंडेक्स इसे पब्लिश करता है, लेबर डिपार्टमेंट इसे पब्लिश करता है, जिसका बेस ईयर कितना होता है 1986-87 इसका बेस ईयर होता है। ठीक है, अगर हम मनरेगा स्कीम के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड का। इसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब इससे पहले नरेगा कहा जाता था। 2006 में फोर्स में आया, और जब गांधी जी का बर्थडे आया 2 अक्टूबर 2009 में, तो हमने 2009 में इस नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया। क्लियर है इतनी चीजें? ओके। नेक्स्ट है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये योजना भी काफी ज्यादा न्यूज में थी, आपको पता ही है। क्या है ये योजना? तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा और 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ये जो सोलर रूफटॉप है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, और जो सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको वो बेच भी सकते हैं। तो एक रोजगार भी सृजित होगा, रोजगार का निर्माण भी यहाँ पर होगा। अब इस पूरी स्कीम को रन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है वो 75,021 करोड़ रुपीज का, लगभग 75,000 करोड़ रुपए का आपका बजट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात की गई है कि किसे कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाएंगे अगर कोई पर्सन है वो अपने घर के ऊपर 30,000 किलोवाट तक का एक सिस्टम, मतलब 30,000 रुपए तक दिया जाएगा अगर वो 1 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करता है। अगर 2 किलोवाट का सिस्टम है तो 60,000 रुपए, और 3 किलोवाट या उससे ज्यादा है तो 78,000 रुपीज यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा कोलेट्रल फ्री लो इंटरेस्ट पे आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, लो इंटरेस्ट रेट पे। किसके लिए? आपके हाउस होल्ड के लिए, जिसमें आप यहां पर अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सके। डन। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूवल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिएगा, जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे इन 2023 अप्रैल मंथ में, क्योंकि आपको पता है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो जब 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीट हुए थे तब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम मतलब इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च करेगा, और फाइनली यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक 96 कंट्रीज का एक ग्रुप होगा, और वो 96 कंट्री होंगी जहां पर 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं। अब वो 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं आइए हम देख लेते हैं, और इंडिया में कौन कौन सी बिग कैट्स पाई जाती हैं वो भी हम देखेंगे। तो टोटल जो 7 बिग कैट है वो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीतास। अब तो भारत में चीता भी है। कहां पर है चीता? कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में 5 बिग कैट्स पाई जाती हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीतास। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में है, क्योंकि उसका इनिशिएटिव भी भारत ने लिया था, वैसे इसका हेडक्वार्टर भी आपको भारत में, इंडिया में ही देखने को मिलेगा। और 1 टाइम बजट भी दिया गया है गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो 2023-24 से 2027-28 तक के लिए ये आपका 5 साल के लिए बजट भी अलॉट किया गया है। अब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हो, तो जैसे कि यूएन है तो यूएन की एक जनरल असेंबली होती है, एक सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय होता है, वैसे यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी प्रपोज किए हैं। कहा है कि जितने भी मेंबर होंगे वो सब असेंबली का पार्ट होंगे, और वो असेंबली मिलकर सेक्रेटरीट को अपॉइंट करेगी। ये बात यहाँ पे कंपोजिशन में कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा मंत्री टू इनॉग्रेट डेफ कनेक्ट 2024 फॉर डिफेंस इनोवेशन। देखिएगा, डेफ कनेक्ट की शुरुआत 2018 में हुई थी। पहली बार 2018 में डेफ कनेक्ट हुआ था। डेफ कनेक्ट बेसिकली डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन एंड रिसर्च को प्रमोट करता है, और इनोवेशन डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करने का काम डेफ कनेक्ट करता है। क्लियर है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डेफ कनेक्ट 2024 को लॉन्च किया था। कहाँ पे? मनेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था विच इज अदिति स्कीम। अदिति का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, एक्सेलरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज अदिति का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये हमारे देश में डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को प्रमोट करती है। अब अदिति के लिए देखिए फंडिंग की बात की गई है, तो ये जो प्रोग्राम है वो 23-24 से 25-26 के लिए दिया
लॉन्च किया गया है। इसमें 750 करोड़ रुपीस बजट दिया गया है और कोई भी यहाँ पे स्टार्टअप्स है जो इनोवेशन एफर्ट्स करता है उसको अप टू 25 करोड़ रुपीस का ग्रांट दिया जाएगा आपको नए इनोवेशन करने के लिए अंडर दिस स्कीम। क्लियर है? अब यहाँ पे पहले एडिशन में 17 चैलेंजेस को लॉन्च किया गया है, 3 आर्मी के लिए, 5 नेवी के लिए, 5 एयरफोर्स के लिए और डिफेंस स्पेस एजेंसी के लिए 4 प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। मतलब अलग अलग लोग इन एरियाज में आप प्रपोजल भेजो, आपका आइडिया पसंद आता है तो हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, ग्रांट प्रोवाइड करेंगे अप टू 25 करोड़ रुपीस का। ठीक है। नेक्स्ट है उज्ज्वला स्कीम। बहुत ही पुरानी स्कीम है ये, लेकिन आज भी भाई न्यूज़ तो में रहती है तो पूछा जा सकता है कभी भी इसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला स्कीम, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ने इसको लॉन्च किया था। इसमें गवर्नमेंट एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करती है पुअर फैमिलीज की महिलाओं को, वो फैमिली जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं। अब उज्ज्वला स्कीम में जो 300 रुपये सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है आपके FY25 के लिए, मतलब 2025 तक के लिए। यहाँ पर 300 रुपये जो आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी है उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बोला गया है कि जो नॉर्मल गैस सिलेंडर आप लेते हैं हमारे देश में तो उन पे 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा। डन। नेक्स्ट है भारत पशुधन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है भारत पशुधन इनिशिएटिव, अ डिजिटल डेटाबेस फॉर लाइफ स्टॉक एनिमल इन द कंट्री। हमारे देश में जितने भी कैटल्स हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां, आप लोगों ने उनके कान में एक येलो कलर की टैगिंग भी देखी होगी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि सारे जो कैटल है उनका एक डेटाबेस रेडी किया जाता है। कोई कैटल बीमार है, उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, तो उसका एक डेटाबेस यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए भारत पशुधन को लॉन्च किया गया है। और इसमें कहा गया है कि अभी तक हमने लगभग 29.6 करोड़ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी टैगिंग कर ली है। हर एक एनिमल को 12 डिजिट का एक टैग दिया जाता है। जैसे हमारे पास एक यूनिक आधार नंबर है ना, वैसे हर एक एनिमल के पास एक डिजिटल टैग होता है और इसका ही डेटाबेस मेंटेन किया है। अब फार्मर्स कैसे इस डेटाबेस को एक्सेस करें? किसी फार्मर को अपने एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसे ट्रैक करना है, घूम गया है वो, तो यहाँ पर देखिएगा फार्मर इसे इजीली ट्रेस कर पाए, इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम या एक पोर्टल भी कह सकते हैं जिसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसका नाम है 1962 जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। ठीक है, 1962 फार्मर ऐप, इसे भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। It has been developed under the National Digital Livestock Mission by the Department of Animal Husbandry and Dairying। अब यहाँ पर नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन के बारे में बात हुई है। इस मिशन को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पर बात हुई है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, जिसको 1965 में फॉर्म किया गया था। और बर्गीश कुरियन, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं बर्गीश कुरियन, वही फाउंडर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। नेक्स्ट है उन्नति। उन्नति का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक ज्यादा हैं। उन्नति का फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर नए नए बिजनेस आइडिया और नई इंडस्ट्रीज को ओपन करना है, जिससे एक रोजगार सृजन भी हो सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो सके। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डेवलपमेंट के लिए उन्नति प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, डन। अब इसका एम आपको क्लियर हो चुका है और एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 10 सालों के लिए इस स्कीम को लेकर आई है। कितने समय के लिए? 10 सालों के लिए। और यहाँ पर अगर आप टोटल बजट देखेंगे 10 ईयर्स का, तो 10,037 मतलब लगभग 10,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे बजट भी अलॉट किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब ये जो स्कीम है वो आप देखेंगे 31 मार्च 2034 तक ये स्कीम रहने वाली है। डन, इतनी चीजें। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या की गई है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, उनके 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 जोन में डिवाइड किया है, जोन ए और जोन बी। जोन ए में वो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जो कि थोड़ी सी इंडस्ट्री एडवांस है, मतलब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, इक्का दुक्का इंडस्ट्री है। और जोन बी में वो डिस्ट्रिक्ट्स आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। अब फंडिंग कैसे होगी? तो 60% फंडिंग जो है पार्ट ए के अंदर होगी, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, और 40% जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे फंडिंग की जाएगी। क्लियर है?
डन इतनी चीजें। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब यहाँ पर नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे की पूरी स्कीम को एग्जीक्यूट करने का काम करेगी। डन। नेक्स्ट है पीएम सूरज पोर्टल। तो यहाँ पे सूरज का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है, क्या है पीएम सूरज का फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण एक नेशनल पोर्टल है। रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? जो हमारी सोसाइटी के डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, मतलब ऐसे लोग जो बहुत बैकवर्ड है और जिनको किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा नहीं हुआ है, उनको एक तरीके से क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जिससे वो अपने नए बिजनेस आइडियाज को स्टार्ट कर सके, उनके बिजनेस आइडिया को ग्रोथ देने के लिए इस पोर्टल को बेसिकली लॉन्च किया गया है। तो अंडर प्रिविलेज क्लास जो हमारी सोसाइटी के है उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये काम यहाँ पर किया गया है। जब इस इवेंट को लॉन्च किया गया या पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया, उसी समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी जो नमस्ते स्कीम के बेनिफिशियरीज है उनको पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड भी दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ गई कि नमस्ते स्कीम क्या होती है, किसके लिए काम करती है। तो नमस्ते का फुल फॉर्म पहले हम देख लेते हैं। नमस्ते का मतलब है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इस स्कीम को 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और ये स्कीम जॉइंटली रन होती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। इसका मकसद ये है कि जो सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिस है उसको आसान करना और जिससे जान ना जाए हमारे वर्कर्स की। नेक्स्ट है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अनाउंस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम किसने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। क्यों लॉन्च की है जरा हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट करें, उनको खरीदे, तो उनको तभी खरीदोगे जब आपको डिस्काउंट किसी चीज में मिलता है या कुछ इंसेंटिव मिलता है, तो ही आप उस चीज को खरीदते हो, सिंपल। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन के लिए हमारी कंट्री में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए बजट रखा है। लेकिन ये स्कीम 4 महीने के लिए है, 4 मंथ के लिए है। कब तक? जुलाई तक। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में ऑलरेडी एक और स्कीम रन होती है विच इज फेम 2 स्कीम, मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम जो इंडिया में प्रोग्राम है, वो 31 मार्च 2024 को इसका सेकेंड फेज खत्म हो गया है। ठीक है, सेकेंड फेज खत्म हो गया है और ये क्या करता था, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो ईवी को मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता था। डन। अब यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जो 2 व्हीलर्स हैं उनको एक 2 व्हीलर परचेस करने पे 10,000 रुपए आपको सपोर्ट दिया जाएगा। 3 व्हीलर्स, अगर आपके स्मॉल साइज के 3 व्हीलर्स है तो 25,000 रुपीज, और अगर आपके बड़े साइज के 3 व्हीलर्स है तो 50,000 रुपीज आपको यहाँ पे परचेस पे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम शब्द। रिसेंटली अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर द ब्रॉडकास्ट एंड डेसिमेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, अभी क्या करेगा, तो ये पीवी शब्द पोर्टल है बेसिकली। इसमें डेली के जो न्यूज फीड, वीडियो, ऑडियो, आर्टिकल, फोटो सब कुछ यहाँ पे डंप किया जाएगा। सब कुछ प्रसार भारती यहाँ पे डालेगा और जो इसके सब्सक्राइबर होंगे, जो मीडिया सब्सक्राइबर्स होंगे, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले साल के लिए तो सब्सक्रिप्शन फ्री होगा फॉर ऑल, फिर नेक्स्ट ईयर से सब्सक्रिप्शन के कुछ चार्जेस यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव किसका है? नीति आयोग का है। ठीक है, नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव अंडर इट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो यहाँ पर रिसेंटली नीति आयोग ने 500 ऐसे एस्पिरेशनल ब्लॉक को मैप किया है और वहां के, जैसे कि हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलता है ना, वैसे ही हर एक एस्पिरेशनल ब्लॉक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांडिंग की गई है और ब्रांड का नाम रखा गया है आकांक्षा ब्रांड। और उस ब्रांड के अंदर इन ब्लॉक्स के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाएगा, ONDC जैसे प्लेटफॉर्म पे उतारा जाएगा, जिससे इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ के जो भी कारीगर हैं, जो भी मजदूर हैं, उनको भी फायदा यहाँ से होगा। तो ये काम किया जा रहा है अंडर द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। क्लियर है? इसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल और ONDC के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब ये दोनों प्लेटफॉर्म इन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट को ऑनबोर्डिंग करनी है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, डिजिटल लिटरेसी के बारे में ये पार्टनर्स इनको सहयोग करेंगे। अब यहाँ पे GEM के बारे में बात हुई है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस
ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था। कब? 2016 में। बेसिकली जब भी गवर्नमेंट को शॉपिंग करनी होती है तो वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस पे जाता है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज जो होती है वो अपनी प्रोडक्ट को बेचती हैं, जैसे कि ड्रोन है, मिसाइल है या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट है, और उनको प्रोक्योर कौन करता है? तो बायर केवल और केवल गवर्नमेंट एंटिटी होती हैं। ठीक है, जो आपका बेचने वाला व्यक्ति है वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों हो सकता है, लेकिन जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो केवल और केवल गवर्नमेंट एंटिटी ही होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अप्रैल मंथ में मैंने डिस्कस किया था अबाउट दिस कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है हमारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है। पहले नंबर पे कोरिया की है, फिर सिंगापुर की है, 3rd नंबर पे इंडिया की है। अच्छा, इसे बनाया तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने था, लेकिन अभी आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। ठीक है, अब यहां पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात हुई थी, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से पहले हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। तो इट इज ऑन द लाइन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च इन 2018, 2018 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका मकसद क्या है? पर्टिकुलर ब्लॉक के डेवलपमेंट का काम करना। ओके, यहाँ पर आधे से ज्यादा जो ब्लॉक है वो 6 स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म विच इज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। कैसे कोर्सेज? प्रोफेशनल कोर्सेज जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि एआई बेस्ड कुछ आपको टूल सीखना है, कंप्यूटर बेस्ड कोई ट्रेनिंग करनी है, तो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कोर्स रेडी किए गए हैं, और जिसमें यूथ यहाँ पे कोर्सेज को खरीद कर पढ़ाई कर सकता है, इनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और उसके बाद इन्हें रोजगार मिलने के चांसेस, ये अवसर बढ़ जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे जो कोर्सेज रेडी किए गए हैं वो अलग अलग फील्ड में हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड एटसेट्रा। अब इसे ऑपरेट कौन करेगा? तो ये 12 अलग अलग भाषाओं में ऑपरेट होगा बाय द IIT मद्रास, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हमारी कंट्री का दूसरा स्पेस पोर्ट रेडी होने जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। आप लोग हमेशा सुनते हैं जब भी इसरो अपने किसी व्हीकल को लॉन्च करता है या सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो आप सुनते हैं कि सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, लेकिन जब हम स्पेस सेक्टर में अप टू 100% FDI लेकर आ रहे हैं, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया और हम चाहते हैं कि हर साल कम से कम हम 24 रॉकेट को लॉन्च कर पाए, तो हमारे पास वो कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर सेकेंड स्पेस पोर्ट रेडी किया जा रहा है, जिसका फाउंडेशन स्टोन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। क्लियर है? ये जो सेकेंड स्पेस पोर्ट है वो कहां पर है? आप देख पाएंगे तमिलनाडु के तूथीकोडी में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये लगभग 2333 एकड़ में फैला हुआ होगा और 986 करोड़ की कॉस्टिंग के साथ बनेगा। अब यहाँ पर हम SSLV जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, जो कि 500 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं और ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़कर आते हैं, ऐसे स्पेसक्राफ्ट को यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। डन? ओके, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट। तो देखिएगा, अब तमिलनाडु जब गए हुए थे प्रधानमंत्री जी, तूथीकोडी गए हुए थे, तो उन्होंने वहां पे सोचा चलो एक और काम कर ही देते हैं। भारत की पहली इंडिजीनियसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल को भी लॉन्च कर दिया गया और इस वेसल को मैन्युफैक्चर किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, और इसका नाम क्या है? सुचित्रा है। इसका नाम है सुचित्रा। और यहाँ पर इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इससे हमारा नेट कार्बन एमिशन का जो टारगेट है 0 होने का 2070 में, उसको भी हम अचीव करने के डायरेक्शन में बेसिकली काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी कहानी मैं बताती हूँ। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। इसमें क्या किया गया? लगभग 10,000 अलग अलग जो एथिक्स ग्रुप है, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी है, अलग अलग एरिया में, हमारे अलग अलग राज्यों में है, उन सबके जीन्स को कलेक्ट करके उनका एक डेटाबेस रेडी किया गया है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है सक्सेसफुली, इसलिए चर्चा में था।
The Genome India project has successfully sequenced 10,000 whole genome of healthy person from across the country, जिससे एक जेनेटिक मैप पॉपुलेशन का रेडी हो जाएगा। और इस डेटाबेस को कहां पर रेडी किया गया है, कहां स्टोर किया गया है, तो आप देखेंगे इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद हरियाणा में इस पूरे डेटा को स्टोर करके रखा गया। इससे फायदा क्या होगा, आने वाले समय में किस तरीके से कौन सी वैक्सीन किस जीन पे काम करती है, किस तरीके से कौन सा वायरस किसी जीन्स पे काम करता है, कैसे म्यूटेशन होता है, अलग अलग रिसर्च वर्क करने में, मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होगा। इसलिए इस डेटाबेस को यहाँ पर रेडी किया जा रहा है। इससे हमें एग्रीकल्चर, बायोटेक और अलग अलग फील्ड में फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर इनॉग्रेट किया गया, पटना में। इट विल हेल्प इन द स्टडी ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन। इससे क्या होगा, हम अपने गैंगेटिक डॉल्फिन की स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि गैंगेटिक डॉल्फिन जो होती हैं वो केवल साफ पानी में आपको देखने को मिलती है, मतलब फ्रेश वाटर में ही ये डॉल्फिन पाई जाती है। तो इनके इकोसिस्टम को समझने में यहाँ पे मदद मिलेगी और इनके कंजर्वेशन करने के लिए भी हमारे रास्ते साफ होंगे। तो कई सारे रिसर्चर्स इस पे काम कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो पटना यूनिवर्सिटी कैंपस है वहां पर ही इस डॉल्फिन कह सकते हैं कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को सेटअप किया गया है। अभी जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये हमारे एक्वेटिक एनिमल है और इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2010 में डिक्लेयर किया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए गैंगेटिक डॉल्फिन को कब हमारा नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया, तो आंसर है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इसे 2010 में डिक्लेयर किया गया था। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे ही हमारे देश में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2020 में लॉन्च किया गया था। डन इतनी चीजें। और 5 अक्टूबर का दिन भी याद रख सकते हैं कि 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्ड एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन। रिसेंटली कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को अप्रूवल दे दिया है, जिससे हमारे देश में हम एआई को प्रमोट कर सके, लोगों को इनकरेज कर सके कि आप एआई टेक्नोलॉजी में अलग अलग कोर्सेज करो, पीजी लेवल पे, यूजी लेवल पे और पीएचडी लेवल पे। इसके अलावा कई सारे रिसर्च सेंटर को हमारे देश में सेटअप किया जाएगा। बेसिकली एआई इकोसिस्टम हमें रेडी करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने देखो 10,372 करोड़ बजट रखा है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। डन। अब इस मिशन को इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो आप देखेंगे इंडिया एआई मिशन विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ये इसको इंप्लीमेंट करने का काम करेगा। डन। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव 4% डीए हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर ये अक्टूबर में आई थिंक 2023 में एक बार हाइक हो चुका है। अभी दोबारा यहाँ पर जो डीए दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, उसमें 4% का हाइक देखा गया है और ये 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव में है। तो आपकी जो बेसिक पे होती है उस बेसिक पे में 4% का हाइक यहाँ पर बेसिकली किया गया है। तो पहले ये 42% था, इससे बढ़कर 46% हो गया था अक्टूबर में 2023 में, और वापस से इसे 4% हाइक किया गया। तो अब ये अपना 50% के हाइक पे पहुंच चुका है। मान लेते हैं कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसका बेसिक पे 50 रुपए है, तो 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 50% क्या हो जाएगा, 50 रुपए। मतलब 50 रुपए का इंक्रीमेंट उसकी बेसिक सैलरी में हो जाएगा। तो बेसिक सैलरी 150 रुपए हो जाएगी। इसका ये मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, इतनी चीजें। डन। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव एमएसपी फॉर रॉ जूट फॉर 24-25 सीजन। तो रिसेंटली रॉ जूट पे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एमएसपी डिसाइड की है और इसको बढ़ा दिया है कितना, 285 रुपीज से। मतलब 2024-25 के लिए जो जूट मार्केट में बेचा जाएगा उसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी, 5,335 रुपए पर क्विंटल। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया, क्या बताया कि पिछले 10 सालों में हमने 122% रॉ जूट की एमएसपी इंक्रीज की है। 2014 में अगर आप रॉ जूट की एमएसपी देखोगे तो 2400 रुपीज पर क्विंटल थी और अब ये 5335 रुपीज पर क्विंटल हो गई है। इससे जो जूट फार्मर्स है स्पेशली वेस्ट बंगाल में, आसाम में एंड बिहार में, उनको बेनिफिट होगा। समझ पा रहे हो इतनी चीजें। देखिएगा, ये तो हमारा एक तरीके से मंथली कंपाइलेशन है। तो मंथली कंपाइलेशन रिवीजन के लिए होता है जब आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हो और आपको बिल्कुल 6 महीने का या 1 साल का करंट अफेयर्स क्विक रिवाइज करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है कि मंथली आप पढ़ो। लेकिन मैं स्टिल सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहो, फिर वीकली में क्विज सॉल्व कर लो, तो लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं।
ठीक है, तो यहाँ तो हम हर एक चीज शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हर एक चीज को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक डेली करंट अफेयर्स देखना शुरू नहीं किया है तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमारे देश में इलेक्शन खत्म होंगे और आपके सर पर एग्जाम की टेंशन आ जाएगी, डेट पे डेट आती जाएंगी, क्योंकि लगातार एग्जाम होने हैं। आप ये मान लीजिए कि जून से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक लगातार आपके पेपर होते रहेंगे किसी ना किसी एरिया में, चाहे वो एसएससी हो, डिफेंस हो या रेलवे हो। तो एकदम तैयार रहिए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए, ठीक है। और जब भी कोई भी एग्जाम होता है तो जो लास्ट, देखो 1 साल का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, लेकिन जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स होता है उससे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा आपको जोर देना है। डन इतनी चीजें? ओके। तो अभी तो हम मार्च का कर रहे हैं, बहुत जल्दी जैसे ही एग्जाम नजदीक आना शुरू होंगे तो पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स में करा दूंगी एक ही वीडियो में, मतलब अलग अलग करके, तो जिससे आपको रिवाइज करने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। अभी तो फिलहाल इसको पढ़ते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ही रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कृति, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। रिसेंटली अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने एक यूनिक टैलेंट हंट इवेंट को लॉन्च किया है चंडीगढ़ में, जिसका नाम है कृति। अब कृति में बेसिकली ऐसे बच्चे जो कि 9 ईयर से लेकर 18 ईयर्स के बीच में स्कूल के बच्चे हैं, उनको टारगेट किया गया है, जिससे वो अपने टैलेंट को शो कर सकें और आने वाले समय में उन्हीं बच्चों के टैलेंट को देखकर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आने वाले जो स्पोर्ट्स है, खेलो इंडिया गेम, नेशनल गेम, उनमें उन बच्चों को आगे लिया जा सके, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे टारगेट है कि हम टॉप 10 स्पोर्ट नेशन में आ जाए 2036 तक और टॉप 5 कंट्री बन जाए पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट्स में 2047 तक। क्लियर? इसलिए इस टैलेंट हंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, तो कीर्ति का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया है शेरनी टू इंश्योर वीमेन साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द साइंस फील्ड। तो शेरनी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आप देखेंगे, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। तो रिसेंटली यूजीसी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ने सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया लॉन्च किया है, जो कि जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने पे ध्यान देता है, क्योंकि आज भी मेल का डोमिनेंस ज्यादा है साइंस एंड फील्ड में एज कंपैरिजन फीमेल। इसके अलावा इनके पास एक पोर्टल भी इन्होंने डिजाइन किया है और लॉन्च किया है। इसमें वो सारी साइंस की फैकल्टी है जिनका किसी ना किसी तरीके से साइंस की फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा वो सारी महिलाओं की लिस्ट है यहाँ पर जिन्होंने साइंस की फील्ड में इंडिया में काम किया हुआ है, ठीक है। डन। अब बात हो रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था 1956 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था। क्या करती है ये, हमारे जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी के, उनको इंश्योर करने, उनको रेगुलेट और मेंटेन करने का काम करती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका मिल जाएगा और एम जगदीश कुमार चेयरमैन है। नेक्स्ट है एथेनॉल 100 फ्यूल लॉन्च बाय द पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने रिसेंटली एथेनॉल 100 फ्यूल को लॉन्च किया है इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट से। अभी ये केवल कुछ ही राज्यों के, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के और दिल्ली के 183 रिटेल आउटलेट में अवेलेबल होगा, लेकिन आने वाले समय में 400 से ज्यादा आउटलेट में अवेलेबल हो जाएगा। क्या है ये इथेनॉल 100? इथेनॉल 100 बेसिकली इसमें 93% तक एथेनॉल को ब्लेंड किया गया है, मिक्स किया गया है, 5% पेट्रोल है और 1.5% यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पर अभी इसको लॉन्च किया गया है, जिसकी ऑक्टेन वैल्यू 100 से 105 आपको देखने को मिलेगी। और हमारा टारगेट है कि हम पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग करें, कब तक? बाय 2025-26, जिससे हमारा जो इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो पाएगा। नेक्स्ट है इंडिजीनियस ड्रग फॉर सिकल सेल डिसीज डेवलप्ड। देखिएगा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था, ये बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि अभी तक जो सिकल सेल डिसीज के लिए आपके पास ड्रग्स थे उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी, लगभग 77,000 रुपीज पर डोज था। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड की चीपेस्ट सिकल सेल डिसीज के लिए जो ड्रग है वो रेडी कर ली, जिसकी टोटल कॉस्ट 600 रुपीज है, जस्ट 600 रुपीज। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और इसे किसने तैयार किया है? तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है अकुम्स, इन्होंने इसे अनाउंस किया है और एक कंट्री की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक ऑरल सॉल्यूशन है सिकल सेल डिसीज के इलाज के लिए। सिकल सेल डिसीज अगर आप देख सकते हैं तो इसमें जो हमारी आरबीसी है उनका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है या वो डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है।
या फिर हीमोग्लोबिन के कमी के कारण भी सिकल सेल डिसीज हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया भी होता है। और यहाँ पर हमारे देश में एक सिकल सेल बेल्ट है, बेसिकली उन राज्यों का ग्रुप है जहाँ पे सबसे ज्यादा सिकल सेल डिसीज पाई जाती हैं। जनरली ट्राइबल कम्युनिटी में ये डिसीजेस ज्यादा पाई जाती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, केरला एंड राजस्थान। नेक्स्ट है ग्रिड इंडिया। सो ग्रिड इंडिया प्रमोट हो गई है भाई, और ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी बना दिया गया है रिसेंटली। ठीक है, तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रीच अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन as it was honored with a prestigious status of मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट के शेयर 51% या उससे ज्यादा होते हैं, और इसे हमने कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी बना दी है। इसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। अब यहाँ पे जो मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस है, इसका क्या मतलब है? तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसने 3 साल में कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाया हो, और यहाँ पर इनका प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए हो 3 साल में, ठीक है, और कोई भी लॉसेस में ना हो, नेगेटिव ग्रोथ ना हो, पॉजिटिव ग्रोथ में हो, और किसी भी बैंक के साथ इनका कोई भी डिफॉल्ट ना हो, तो ऐसी कंपनीज को मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया गोज इंटरनेशनल विथ लॉन्च इन यूएसए। तो यहाँ पर पहली बार अमूल ने अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया है। कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है, सो आइकॉनिक इंडियन ब्रांड अमूल विल स्टार्ट इट फर्स्ट इंटरनेशनल ऑपरेशन इन द यूएसए बाय मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट देयर। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने, आप कह सकते हैं, एक तरीके से एग्रीमेंट साइन किया है, पार्टनरशिप की है। किसके साथ? मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मिल्क के प्रोडक्शन के मामले में अगर देखोगे 1988 में इंडिया ने ओवरटेक कर लिया था यूएसए को, और लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई थी भारत। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में 2022-23 में कितना प्रोडक्शन हुआ है मिल्क का। तो 230.58 मिलियन टन हमने मिल्क का प्रोडक्शन किया था। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, आपको पता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे देश में। नेक्स्ट है एनसीसी एंड एनपीसीआईएल साइंड एमओयू फॉर पीसफुल न्यूक्लियर पावर अवेयरनेस प्रोग्राम। एनसीसी तो आप लोग जानते ही हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प होता है। एनसीसी आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1948 में फॉर्मेशन हुआ था, और इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ की है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ की है। और ये लोग कई सारे अवेयरनेस कैंपेन को रन करेंगे एंटायर कंट्री में, और इन्हांस करेंगे लोगों को अवेयरनेस कि भाई पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को हमें यूज करना और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एनपीसीआईएल के बारे में बात हो गई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये ऑपरेट होती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका फॉर्मेशन 1987 में हुआ था। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन लॉन्च सक्षम एप्लीकेशन। तो रिसेंटली सक्षम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने। किसके लिए? ऐसे पर्सन जो डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है। तो यहाँ पर पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऐसे पर्सन जिनकी एज 85 ईयर्स या उसके अबव है, तो वो घर से वोट कर सकते हैं। और ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल है और बेंचमार्क 40% तक का है, तो उनके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, विच इज सक्षम एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से इन्हें व्हीलचेयर की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन तक आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी इस एप्लीकेशन से मिल जाएगी। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अडानी पोर्ट एक्वायर 95% स्टैक इन द गोपालपुर पोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं अडानी ग्रुप के अभी तक ऑलरेडी 13 आप देखेंगे 13 ऐसे पोर्ट्स है जो अडानी ग्रुप हैंडल कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट में उड़ीसा में आपको एक जगह मिल रही है गोपालपुर पोर्ट। इसी गोपालपुर पोर्ट के 95% स्टैक को अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, परचेस कर लिया है, और टोटल डील हुई है 3,350 करोड़ रुपीस की। अभी डील कैसे हुई है या किससे शेयर परचेस किए हैं? तो 56% जो शेयर परचेस किए हैं वो किससे किए हैं? सपूर जी पालुन जी ग्रुप से किए हैं, और रिमेनिंग 39% स्टैक को एक्वायर किया है उड़ीसा स्टीव डॉर्स से। तो इस तरीके से 95% शेयर अडानी ग्रुप के इस पोर्ट में हो गए हैं। इस पोर्ट की अगर बात करते तो इस पोर्ट की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 20 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की है। ठीक है, नेक्स्ट है एफएनईसी निकेतन सी माउंट।
देखिएगा, इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको यहाँ देखना होगा, ये आपका इंडियन ओशियन है। देखो, ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये पूरा आपका हिंद महासागर इंडियन ओशियन होगा। इंडियन ओशियन में एक एरिया है जिसका नाम है निकितिन सी माउंट। बेसिकली जब वॉल्केनो इरप्शन होता है और लावा ठंडा होकर एक माउंटेन की तरह बन जाता है और उसका कुछ पार्ट समुद्र के पानी से ऊपर आपको दिखाई देता है, तो उसको ही हमने एक तरीके से सी माउंट कहा है। तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी विस्फोट से आकृति का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको बहुत अधिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही ये प्लेस जो है वो कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज और कॉपर के डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। लेकिन ये 200 नॉटिकल माइल से काफी ज्यादा दूर है। किसी भी देश को 200 नॉटिकल माइल मतलब अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ही माइनिंग करने की या फिर रिसर्च करने की, डिगिंग करने की परमिशन होती है, एक्सप्लोर करने की परमिशन होती है। लेकिन क्योंकि पूरा समुद्र तो भारत का है नहीं और किसी का भी नहीं है, तो अगर आपको अपने 200 नॉटिकल माइल के बाहर जाके कहीं पर एक्सप्लोरेशन करना है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत होती है। तो इन्होंने मतलब इंडिया ने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास यहाँ पे परमिशन मांगी है, एप्लीकेशन सबमिट की है कि इंडियन ओशियन में यहाँ इस निकेतिन सी माउंट में हम एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एक कोबाल्ट रिच रीजन है। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। बस यही बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सी माउंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिल जाएगा? जमाइका में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ समय पहले इंडिया ने ये जो मिड इंडियन रिज दिख रही है ना, इस एरिया में भी सल्फाइड के डिपॉजिट होने के कारण इंडिया ने इसके लिए भी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है। इंडिया विल स्पेंड $3.7 बिलियन टू फेंस पोरस बॉर्डर विथ म्यांमार। अब देखिए, इंडिया और भारत की अगर इंडिया और म्यांमार की अगर हम बॉर्डर देखते हैं तो ये 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है। लेकिन कुछ बॉर्डर एरिया है जो ऑलरेडी फेंस है, लेकिन अभी यहाँ पे 1610 किलोमीटर की बॉर्डर एरिया की फेंसिंग करना जरूरी है, जिससे इलीगल माइग्रेशन को रोका जा सके। इलीगल तरीके से जो ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है, ड्रग्स वगैरह की आवाजाही हो रही है, उसको भी रोका जा सके। तो यहाँ पर इस पूरी फेंसिंग को करने के लिए $3.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात इंडिया कर रहा है, इंडिया प्लान कर रहा है। अब यहाँ पे जो फेंसिंग की जाएगी, फेंसिंग के पैरेलल ही 1700 किलोमीटर की एक रोड भी बनाई जाएगी जो इंडियन फोर्सेस के बेसिस को कनेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस रोड को तैयार किया जाएगा। आप यहाँ पे बॉर्डर देख सकते हैं म्यांमार और इंडिया की। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर शेयर करता है। ठीक है, HPCL एंड टाटा ने हाथ मिला लिए हैं और दोनों मिलके हमारे देश में 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे 2024 के एंड तक। डन, बस इतनी ही कहानियां थी। तो इस तरीके से पूरे मंथ का कंपाइलेशन होता है फिनिश। अब अंत में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि सिल्वर फिलिग्री रिसेंटली गॉट द GI सर्टिफिकेशन, ये किस राज्य से है? उड़ीसा, केरला, झारखंड या पंजाब? पहला क्वेश्चन ये है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है आपका PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। आप इसको आराम से बैठ के पढ़िएगा, बस मुझे बता दीजिएगा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, वही सारा डेटा लिखा हुआ है कि कितना बजट है, कितनी यूनिट दी जाएगी, कितनी सब्सिडी दी जाएगी, वही सारी कहानी यहाँ पे मेंशन है। बस आप कमेंट में बता दीजिएगा कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सही आंसर भी मैं आपको दे दूंगी आपके कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते वीडियो को शेयर करते जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो करना ही है। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।